students, today we'll start the next topic, that is physical properties of haloalkanes and haloarenes. सबसे पहले बात करेंगे appearance, color, odor. Usually these haloalkanes are colorless, but alkyl bromides and iodides develop color on exposure into light. Otherwise ये colorless हैं. Odorless, usually odorless हैं, लेकिन certain haloalkanes are sweet smelling. Some of them are. Then we come to melting point and boiling point. MP and BP means melting point and boiling point. So melting point and boiling point की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि in comparison to hydrocarbons from which haloalkanes are made up of, for example, if we compare the boiling point of methane and ethane, and from ethane we can make a haloalkane CH3CH2 Cl say. Now what is the difference between these two? पेरेंट एल्केन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन तो इथेन हुआ, इथेन से बना क्लोरो इथेन या ब्रोमो इथेन, आयोडो इथेन, जो भी आप बना लें. तो इथेन एक तो हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, बिल्कुल नॉन पोलर हैं, लेकिन जो इनसे फिर आगे हेलोएल्केन्स बनेंगे उसमें ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन दे आर पोलर. सो पहली बात, हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर and haloalkanes are polar in nature. And the second thing, अब ethane का molecular mass will be quite less than that of chloroethane. क्यों? क्योंकि ethane में जहाँ पे H था वहाँ पे इसमें क्या लग गया है, Cl, जिसका अपना मास 35.5 होता है. हाइड्रोजन का मास तो 1 था. So इसका एक तो मास बहुत ज़्यादा होगा, molecular mass, in comparison to parent hydrocarbon. So haloalkanes have much higher boiling and melting points than the parent hydrocarbons from which they have been made because of higher polarity of haloalkanes and higher molecular mass, because in haloalkanes hydrogen atom is being replaced by halogen which are quite heavier than hydrogen. Then we talk about the boiling points of compounds having same alkyl group. alkyl group same है लेकिन halogen different है. इसका R की जगह हम चाहे तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे C3H7 ले लिया, प्रोपाइल ग्रुप ले लिया सभी में, C3H7, अगेन C3H7. दिस इज फ्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन. अगर आपसे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स या मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में पूछा जाए तो इसमें आयोडीन हैवीएस्ट वो है हेलोजन, उससे लोअर हैवीएस्ट, और साइज के हिसाब से भी आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, ब्रोमीन का उससे छोटा, क्लोरीन का उससे छोटा, फ्लोरीन का उससे छोटा. बाकी C3H7 तो सब में कॉमन है. तो क्या कह सकते हैं हम कि आयोडोएल्केन हैज लार्जेस्ट सरफेस एरिया एज वेल एज मास. देन दिस ब्रोमो हैज द स्मॉलर सरफेस एरिया, स्मॉलर साइज, ब्रोमीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज उससे भी छोटा है, फ्लोरीन का और भी छोटा है. तो व्हेन वी गो फ्रॉम आयोडोएल्केन टू फ्लोरोएल्केन, द साइज एंड सरफेस एरिया, साइज डिक्रीज करेगा, सरफेस एरिया भी डिक्रीज करेगा ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन. देयरफॉर द van der Waals forces of attraction will also decrease from iodoalkane to fluoroalkane. Therefore iodoalkane will have the highest boiling point, then bromo, then chloro and then fluoro. Shortly हम ये कह सकते हैं from iodoalkane to fluoroalkane the molecular mass as well as size is decreasing due to decrease in size of halogen. Therefore the van der Waals forces of attraction are also decreasing, hence the boiling point will also go on decreasing. उसके बाद देखते हैं कि एल्काइल ग्रुप सेम हो लेकिन उसमें ब्रांचिंग हो.
जैसे इसमें 1 2 3 4, दिस इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन, दिस इज 1 2 मिथाइल ब्रोमो या 2 मिथाइल ब्रोमो ब्यूटेन है, ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है। इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन्स हैं, इसमें भी वही 4 कार्बन्स हैं, सिर्फ पोजीशन जो यहाँ पे CH3 लगा था उसको हम यहाँ ले आए हैं इसकी अपेक्षा। इसमें स्ट्रेट चेन है, इसमें 1 ब्रांचिंग हो गई है, इसमें 2 ब्रांचिंग हो गई है, अदरवाइज इनका मॉलिक्यूलर मास इज एग्जैक्टली सेम, क्योंकि फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है, ये स्ट्रेट चेन है, इसमें 1 ब्रांचिंग हो गई, इसमें 2 ब्रांचिंग हो गई। तो जब ऐसा केस हो कि उसमें एल्केन का मॉलिक्यूलर मास, एल्काइल ग्रुप का मॉलिक्यूलर मास सेम है, बट क्या डिफरेंट है, ब्रांचिंग होती गई है। तो विद ब्रांचिंग आप देखेंगे जैसे सिंपल N ब्रोमोब्यूटेन था वो इतना एक्सपेंड किया हुआ था, जब इसको हमने यहाँ लगा दिया तो ये थोड़ा स्क्वीज कर गया, मतलब ये CH3 यहाँ एडजस्ट हो गया तो इसका सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। अब इसमें क्या किया है, इसमें तो एक और CH3, ये वाला CH2 यहाँ एडजस्ट कर दिया है और फिर CH3 बन गया है वो, तो सरफेस एरिया और डिक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप में ब्रांचिंग होती जाएगी वैसे वैसे उनकी आपस में एडजस्टमेंट ज़्यादा होने के कारण सरफेस एरिया कम होता जाएगा, और जैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा वन टू वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती जाएंगी। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो हम क्या लिखेंगे, एज वी गो फ्रॉम ए स्ट्रेट चेन हेलोएल्केन टुवर्ड्स ब्रांच्ड हेलोएल्केन, surface area is decreasing. Therefore, surface area as well as the magnitude of van der Waals forces of attraction is also decreasing. Hence, the boiling point will also go on decreasing. इसके बाद बात करते हैं हेलोअरीन्स की। हेलोअरीन्स में यदि देखें तो जैसे ये फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं दे विल गो ऑन इंक्रीजिंग एज द साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम इज इंक्रीजिंग। फ्लोरीन का मास और साइज छोटा है, क्लोरीन का बड़ा, ब्रोमीन का उससे ज़्यादा, आयोडीन का उससे ज़्यादा, इसी तरह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका ज़्यादा और उसका और भी ज़्यादा होगा। So we can say as the mass and size of halogen atom attached to the benzene ring is increasing, so is the magnitude of attractive forces increasing and the melting and boiling point is also increasing. But this is important thing. Orthodichlorobenzene, metadichlorobenzene, paradichlorobenzene. इनके boiling points practical purpose के लिए 453, 46, 48 they are almost equal. They have just similar boiling points. But melting points देखें, melting point of para-dichlorobenzene is much higher than the melting points of ortho and meta isomer. इनको आप for practical purpose के लिए 256 और 249 में कोई बड़ा ज़्यादा फर्क नहीं है practical purposes के लिए। तो अब इसमें ये सोचने वाली बात है कि para-dichlorobenzene has very high melting point in comparison to ortho and meta isomers, and boiling points of all the three isomers are similar. Boiling points क्यों similar हैं? क्योंकि liquid state में they have similar attractive forces. लेकिन जब melting point की बात करेंगे तो solid state की मतलब इसका मतलब solid state में था molecule इससे पहले। तो अब आप देखें, हमने ये फाइंड आउट करना है कि पैराडाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई है। इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इट इज क्वाइट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। दूसरा पैराक्लोरोबेंजीन जब क्रिस्टल लैटिस में पैक करना होगा तो बहुत क्लोज पैक किया जा सकता है, लेकिन एक ऑर्थोक्लोरोबेंजीन अगर यहाँ है, दूसरा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन इतने डिस्टेंस से पहले कभी भी पैक नहीं किया जा सकता। इसको मिटा देती हूँ। It will be like this. जबकि पैराडाइक्लोरोबेंजीन में ड्यू टू सिमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस इज पॉसिबल, बट इन
ऑर्थो मेटा में भी ऐसी स्थिति बनती है, उसमें क्लोरीन यहाँ पे होता है, तो भी वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को क्लोज पैक नहीं होने देगा। In orthodichlorobenzene or metadichlorobenzene, close packing of the molecules is not possible in solid state, which is possible in paradichlorobenzene due to its symmetrical structure. और जब इनकी पैकिंग क्लोज होगी, it will have greater attractive forces, और आपको मेल्ट करवाने के लिए, इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई आएगा। ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। यहाँ पे उतनी हीट नहीं देने पड़ेगी क्योंकि दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इनकी क्लोज पैकिंग हो ही नहीं पाई है इन क्लोरीन्स के कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, सो दे आर और अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो आप सिंपली ये लिखेंगे पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सो इट्स क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस इज पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। Therefore, the attractive forces are, magnitude of attractive forces in paradichlorobenzene is quite high, which makes its melting point higher. Next thing is solubility in water. वाटर में solubility का सिंपल सा मतलब है, पहली बात जो हम जानते हैं कि हेलो एल्केन्स का हम स्ट्रक्चर कर चुके हैं, तो उनमें हेलोजन एल्केन एल्काइल वाले पार्ट के कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आता था, ये पोलर हैं इन नेचर। तो हेलो एल्केन्स में आपस में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी। अब हम इनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुल मिल जाना, मिक्स हो जाना। कोई चीज़ किसी दूसरे सॉल्वेंट में तभी मिक्स होती है अगर उनकी नेचर्स एक जैसी हों। ये पोलर है, लेकिन पानी बेहद ज़्यादा पोलर है इसकी अपेक्षा। अब उससे क्या होगा, पानी में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। घुलने के लिए हेलो एल्केन को पहले अपने ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो है ये तोड़नी पड़ेगी, वहाँ एनर्जी कंज्यूम होगी। फिर इसको जाके यहाँ पे अगर एडजस्ट होना है, दो वाटर मॉलिक्यूल एडजस्ट, मिक्स होने का मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल्स के सेंटर में जाके इसने अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाए। उसके पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसको तोड़ने पड़ेंगे, जिसके लिए काफ़ी हाई एनर्जी चाहिए। ओके, एनर्जी हो सकती थी, लेकिन तब अगर ये वहाँ जाके जो वाटर के साथ अट्रैक्टिव फोर्स बनाता वो इतनी स्ट्रांग होती कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती, और जो खर्चा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को तोड़ने में जितनी एनर्जी खर्च हुई है वो कंपनसेट हो पाती। तो दिक्कत ये है कि हेलो एल्केन्स आर वेरी लेस पोलर, दे आर पोलर but not so polar, either to break the hydrogen bonds of water and then make strong attractive forces with water। ना तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी नहीं है इनकी कि वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े और फिर वहाँ पे जाके अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाएं बड़े स्ट्रॉन्ग ताकि पानी में घुल पाएं, ऐसे पोलर नहीं है, इसलिए पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि the amount of energy required to break the dipole-dipole attraction of haloalkanes and the hydrogen bonds of water molecules is higher than the amount of energy which will be released when haloalkane will get dissolved in water। तब भी तो attractive forces बनाएंगे तो एनर्जी निकलेगी, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। खर्च हुई एनर्जी, ये दो एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी खर्च हुई वो ज़्यादा है, तो खर्चा ज़्यादा फ़ायदा कम, ये सौदा नहीं हो सकता। Therefore, haloalkanes are insoluble in water। उससे आगे बात करते हैं chemical reactions। Haloalkanes and they undergo three kinds of reactions। One is nucleophilic substitution reaction, elimination reaction, reactions with metals। So